नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। और दोस्तों, वर्तमान में हमने जो सीरीज शुरू की हुई है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस अधिनियम के अध्याय 4 की। अध्याय 4 बताता है वित्त, लेखे और लेखा परीक्षा के संबंध में, जिसकी धारा 11 कहती है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। यानी कि दोस्तों, इसमें धारा 11 में अध्याय 4 की केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान के संबंध में केंद्रीय सरकार की भूमिका के बारे में मुख्य तौर पर इसमें बताया गया है। धारा 11 की उपधारा 1 कहती है दोस्तों, केंद्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे, और वह धनराशि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, धारा 11 के अंतर्गत मोटा मोटी तौर पर यह बता दिया गया है कि केंद्रीय सरकार माननीय आयोग को अनुदान देगी और माननीय आयोग जितनी आवश्यकता है अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस अनुदान को वहां पे खर्च कर सकेगी। और दोस्तों, धारा 12 कहती है लेखे और संपरीक्षा। उपधारा 1 कहती है आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करे। अब दोस्तों देखिए, धारा 12 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है इसके अंदर दोस्तों। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऐसे अंतरालों पर करेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेय होगा। उपधारा 3 कहती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं, और उसे विशिष्टतया बहियां, लेखा संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। यानी दोस्तों देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण है। यदि वो उचित समझता है तो वो माननीय आयोग में विजिट भी कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उससे संबंधित जो उन्हें जानकारी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें उपधारा 4 की। नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग का लेखा और साथ ही उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रति वर्ष भेजी जाएगी। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जो धारा 11 और धारा 12 में अगर हम बात करें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और केंद्रीय सरकार की भूमिका को महत्व दिया गया है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के जो धारा 13 है इसके संबंध में दोस्तों, जिसमें बताया गया है वार्षिक रिपोर्ट। आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा। अब देखिए दोस्तों, धारा 13 में स्पष्ट कर दिया गया है कि माननीय आयोग केंद्रीय सरकार को यह रिपोर्ट भेजेंगे। कौन सी? वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 14 की। वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना। ये दोस्तों धारा 14 में एक बात बता दी गई है
कि संसद की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी, जिसके साथ उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर, जहां तक उनका संबंध केंद्रीय सरकार से है, की गई कार्रवाई, और यदि ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारण का ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट होगी। अब देखिए दोस्तों, केंद्रीय सरकार जो है संसद के समक्ष उन रिपोर्ट्स को प्रेषित करेगी। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी पारदर्शिता है कि हर कार्य को बहुत ही सिस्टम से चलाया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों हम अब बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अध्याय 5 की दोस्तों, जो बताता है प्रकीर्णन यानी कि मिसलेनियस। अब दोस्तों धारा 15 कहती है इसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारी वृंद का लोक सेवक होना। यानी कि दोस्तों माननीय आयोग के अंदर जो माननीय अध्यक्ष होंगे या माननीय सदस्य गण होंगे और जो कर्मचारी वृंद होंगे वो लोक सेवक माने जाएंगे। इसमें दोस्तों आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता यानी 1860 का 45 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। तो यानी कि दोस्तों धारा 15 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि ये इन सभी को लोक सेवक माना जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 16 की। केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी, यानी कि केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श कर सकती है। इस संबंध में बताया गया है धारा 16 में केंद्रीय सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। और दोस्तों धारा 17 कहती है नियम बनाने की शक्ति। उपधारा 1 कहती है केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। उपधारा 2 कहती है विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात बिंदु ए कहता है दोस्तों धारा 4 की उपधारा 5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। और दोस्तों उपधारा बी कहती है, मतलब उपधारा 2 की बिंदु बी कहता है दोस्तों धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन सहयोजित व्यक्तियों द्वारा समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए भत्ते। और दोस्तों उपधारा बिंदु सी कहता है धारा 10 की उपधारा 4 के खंड एफ के अधीन अन्य विषय। बिंदु डी कहता है वह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन रखा जाएगा। बिंदु ई कहता है वह प्रारूप जिसमें और वह समय जब वार्षिक रिपोर्ट धारा 13 के अधीन तैयार की जाएगी। बिंदु एफ कहता है दोस्तों कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए। तो यानी कि दोस्तों जो अध्याय 5 में प्रकीर्णन के अंतर्गत जो धारा 15, 16, 17 बताया गया दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य गण हैं, कर्मचारी वृंद हैं, उन्हीं के संबंध में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बताया गया है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे आज हमने जो ये अध्याय 5 बताया है इसमें इन सभी धाराओं को 15, 16, 17 को आपने ध्यान से समझना है, जानना है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा 17 की उपधारा 3 के संबंध में। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। अब दोस्तों ये इसके बाद ये जो बिंदु है किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से
उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, जो भी सहमति बने ना बने दोस्तों, लेकिन इसमें साफ बता दिया गया है कि नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है, जो कि 5 अध्यायों में और 17 धाराओं में समाहित है, उसके संबंध में दोस्तों हमने आपको बताया है। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो जानकारी हम आपको प्रेषित कर रहे हैं, इससे जनमानस लाभान्वित होगा। बस मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं आप सबसे, जो हमने ये जो सीरीज प्रारंभ की हुई है दोस्तों, जो कि हम एक मिशन मान के चल रहे हैं, मिशन लीगल अवेयरनेस। और दोस्तों, मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि राष्ट्र का हर नागरिक अपने अधिकारों को जाने, समझे, उसे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाए, कोशिश करे, तो उससे काफी खुशहाली आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप हमेशा अपना स्नेह, अपना प्यार मुझे देते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा को आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें अगर आपकी कोई क्वेरी है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकें, जिसमें हर नागरिक सशक्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।